हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। और इस वीडियो में आज मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन बताऊंगा जो कि डीसी जनरेटर के ऊपर है। और इससे पहले भी मैंने डीसी जनरेटर पार्ट टू पार्ट वन बनाया है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लें। उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है जो कि डीसी जनरेटर से रिलेटेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। when two DC generator are running in parallel an equalizer bar is used। देखिए क्या बोल रहा है ये। दो जनरेटर है हमारा, मान लीजिए ए जनरेटर है और दूसरा बी जनरेटर है, ठीक है। और ये आपस में पैरेलल कनेक्टेड है, ठीक है। तो पैरेलल कुछ इस तरह से कनेक्टेड रहेगा ये। और यहाँ पे होता है हमारा बस बार, ठीक है। बस बार हमारा कुछ नहीं, एक तार होता है, तार टाइप है, जैसे हम लोग एक्सटेंशन बोर्ड यूज़ करते हैं घर में, उसी तरह यहाँ पे बस बार यूज़ करते हैं। और इस बस बार के थ्रू जो है हम लोग यहाँ से लोड देते हैं, यहाँ से कनेक्शन लेकर के लोड देते हैं, ठीक है। लोड हमारा कुछ भी हो सकता है, फ़ैन है, फ्रिज है, कूलर है, आई I मीन जो भी लाइटनिंग पर्पस है। ये मैं अल्टरनेटर का एसी के बारे में बता रहा हूँ, लेकिन डीसी जनरेटर तो आउटपुट में हमारा डीसी मिलेगा, तो हम लोग जो डीसी लोड देंगे वो उस बेसिस पे होगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहला पैरेलल में कंडीशन होता है कि हम लोग जो दो अल्टरनेटर यूज़ कर रहे हैं, दो या तीन या चार, जितना भी अल्टरनेटर है, उसका जो वोल्टेज रेटिंग है वो सेम होना चाहिए। कहने का मतलब ये, अगर ये 220 वोल्ट का है जनरेटर तो ये भी हमारा 220 वोल्ट का ही जनरेटर होगा, ठीक है। ये पैरेलल का कंडीशन है। और देखें यहाँ पे ये 220 वोल्ट है, ये भी हमारा 220 वोल्ट है। मान लीजिए यहाँ से हमारा करंट जो है मिल रहा है 10 एम्पियर का, और यहाँ से भी मिल रहा है हमारा करंट 10 एम्पियर का, ठीक है। तो जैसा हम लोग जानते हैं पैरेलल कंडीशन में, पैरेलल सर्किट में हमारा वोल्टेज सेम होता है, लेकिन करंट जो होता है हमारा डिफरेंट होता है, ठीक है। तो करंट डिफरेंट होगा तो हम लोग यहाँ पे एक इक्वलाइज़र रिंग लगाते हैं या फिर इक्वलाइज़र बार लगाते हैं, जिसका काम होता है यहाँ पे जो आउटपुट में जो हमारा करंट मिलेगा, यानी बस बार के पास जो करंट मिलेगा वो हमारा सेम मिलेगा, यानी डिफरेंट नहीं मिलेगा, यानी एक कांस्टेंट करंट मिलेगा, ठीक है। तो इक्वलाइज़र बार का जो काम होता है ये होता है सो दैट द टू आइडेंटिकल मशीन विल पास अप्रोक्सीमेटली इक्वल करंट टू द लोड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारा, इन सारे रेगुलेशन में से हम लोग कौन सा रेगुलेशन प्रेफर करते हैं किसी भी डीसी जनरेटर के लिए। देखिए वोल्टेज रेगुलेशन हमारा होता है नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज डिवाइडेड बाय फुल लोड वोल्टेज इंटू 100%, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पे केस लेके चल रहा हूँ समझाने के लिए, ताकि आप अच्छे से समझ सकें। मान लीजिए पहला हमारा केस है, एक जनरेटर है जिसका नो लोड वोल्टेज है 220 वोल्ट, ठीक है। यानी नो लोड पे जब हमारा जनरेटर पे कोई लोड नहीं है तो ये 220 वोल्ट जनरेट करता है, ठीक है। और फुल लोड पे ये जो है हमारा सिर्फ 200 वोल्ट जनरेट कर रहा है, ठीक ना। तो इसका वोल्टेज रेगुलेशन देखिए निकालते हैं हम लोग, कितना होगा। तो इस फॉर्मूला पे देखिए नो लोड माइनस फुल लोड डिवाइड बाय फुल लोड, तो ये हो जाएगा हमारा 220 वोल्ट माइनस 200 वोल्ट डिवाइडेड बाय 200। और यहाँ पे देखिए जब हम लोग माइनस करेंगे तो यहाँ पे 20/200 आएगा, और उसको इंटू कर देते हैं यहाँ पे 100% से, ताकि इसका परसेंटेज निकल जाए। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 10 से यहाँ पे 10 कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 से 2 कट जाएगा, यानी इसका 10% आएगा वोल्टेज रेगुलेशन, ठीक है। अब देखिए दूसरा केस लेके चलते हैं हम लोग। दूसरा जो केस है, मान लीजिए एक हमारा जनरेटर है जिसका नो लोड वोल्टेज है हमारा 200 वोल्ट, ठीक है। और फुल लोड वोल्टेज जो है हमारा ये है, ये भी हमारा 200 वोल्ट है, ठीक है। अब इसका वोल्टेज रेगुलेशन निकाल के देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे होगा फॉर्मूला के बेसिस पे नो लोड माइनस फुल लोड डिवाइड बाय फुल लोड, यानी 200 माइनस 200 डिवाइडेड बाय 200 इंटू यहाँ पे 100% होगा, तो इसका आ जाएगा हमारा 0%, यानी वोल्टेज रेगुलेशन का क्या होगा 0% होगा। तो देखिए 0% एक्चुअली होता नहीं है, ये आइडियल डीसी जनरेटर का होता है। तो हम लोग बेसिकली 1% को सबसे बेस्ट मानते हैं, यानी जिस जनरेटर का या फिर जिस डीसी मोटर का या फिर किसी भी मशीन का, इलेक्ट्रिकल में जितना भी मशीन है हमारा, ट्रांसफार्मर हो गया, अल्टरनेटर हो गया, इंडक्शन मोटर हो गया और डीसी मशीन हो गया, इसमें हम लोग सबसे ज़्यादा जो बेस्ट हम लोग का वोल्टेज रेगुलेशन होता है वो होता है 1%। यानी 1% जिस डीसी मशीन का होगा वो हमारे लिए सबसे बेस्ट होगा। क्यों?
क्योंकि यहाँ पे देखिए नो लोड पे हमारा 200 वोल्टेज था और फुल लोड पे भी हमारा 200 वोल्टेज है, यानी हम लोग का इसमें कोई लॉसेस नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग 1% अप्रॉक्स 1% रेगुलेशन को हम लोग सबसे बेस्ट मानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन बोल रहा है ट्रांसमिशन लाइन में यानी ट्रांसमिशन लाइन में हम लोग फीडर यानी फीडिंग के लिए हम लोग कौन सा जनरेटर यूज़ करते हैं। देखिए ये हमारा मान लीजिए जनरेटिंग स्टेशन है, ये ए हमारा जनरेटिंग स्टेशन है, यहाँ पे हम लोग जनरेट कर रहे हैं, मान लीजिए 11 के भी हमारा एसी जनरेट हो रहा है, ठीक है। अब इसको हम लोग को ट्रांसमिट करना है बी, ठीक है, बी जगह पे मान लीजिए ए हमारा दिल्ली है, ठीक है, और बी हमारा बिहार है, ठीक ना। अब दिल्ली में हमारा जनरेट हो रहा है एसी 11 केवी का और इसको हम भेजना चाहते हैं दिल्ली बिहार में, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए ट्रांसमिशन लाइन जो होता है हमारा दो तरह का होता है, पहला होता है एसी और दूसरा होता है डीसी, यानी हम लोग बिजली को दो तरीके से ट्रांसमिट कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, पहला है एसी फॉर्म में और दूसरा हमारा डीसी फॉर्म में। तो एसी जो होता है हमारा अप्रॉक्स 500 किलोमीटर के अंदर, यानी 500 किलोमीटर के अंदर जो डिस्टेंस होता है, मान लीजिए ए पॉइंट से बी पॉइंट तक का डिस्टेंस जो है 500 किलोमीटर के अंदर है, तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। लेकिन अगर हमारा डिस्टेंस जो है ज़्यादा है, 500 किलोमीटर से ज़्यादा है, तो वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं डीसी, ठीक है। इसको बोलते हैं एचवी डीसी यानी हाई वोल्टेज डीसी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि हम लोग कौन सा जनरेटर यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए ये हमारा 11 के भी जो है एसी जनरेट हुआ, इसको हम लोग रेक्टिफाई करते हैं, ठीक है। रेक्टिफाई करने के बाद ये हमारा डीसी में कन्वर्ट होता है। अब डीसी में जैसे ही कन्वर्ट होता है तो डीसी मैंने बताया डीसी ट्रांसमिशन लाइन वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हमारा 550 किलोमीटर से एबव डिस्टेंस हो। तो दिल्ली से बिहार का अप्रॉक्स 1000 किलोमीटर है, तो यहाँ पे हम लोग प्रीफर करेंगे डीसी, ठीक है, यानी डीसी ट्रांसमिशन लाइन। तो डीसी में हम लोग फीडिंग के लिए यूज़ करते हैं डीसी सीरीज़ जनरेटर, ठीक है। जो हमारा जनरेटर होता है ये डीसी सीरीज़ जनरेटर होता है, और डीसी सीरीज़ जनरेटर का सबसे बड़ा जो एडवांटेज है, इसका वोल्टेज रेगुलेशन जो होता है बहुत ही पुअर होता है, यानी मान लीजिए 1% है 2% है, यानी इसका वोल्टेज रेगुलेशन बहुत ही अच्छा होता है, इसलिए इसको कहा जाता है पुअरेस्ट वोल्टेज रेगुलेशन। तो ये होता है हमारा डीसी सीरीज़ जनरेटर का, ठीक है। इसलिए हम लोग ट्रांसमिशन लाइन में डीसी सीरीज़ जनरेटर यूज़ करते हैं एज अ फीडर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए एक हमारा कंपाउंड जनरेटर है जिसका ओपन सर्किट पे जो वोल्टेज है ये हमारा 250 वोल्ट है। ओपन सर्किट मतलब नो लोड, यानी हमारा जो जनरेटर है इस पे हमने कोई लोड नहीं दिया है, और यहाँ पे हमारा जो जनरेटर आउटपुट वोल्टेज दे रहा है ये हमारा 250 वोल्ट है, ठीक है। तो इसका फुल लोड पे वोल्टेज कितना होगा। देखिए तो कंपाउंड जनरेटर जो है मैंने बताया था आपको कि कंपाउंड जनरेटर बेसिकली हमारा तीन तरह का होता है। पहला है फ्लैट कंपाउंड जनरेटर, ठीक है। फ्लैट मतलब अगर नो लोड पे मान लीजिए 200 वोल्टेज है तो फुल लोड पे भी हमारा 200 वोल्टेज ही मिलेगा, ठीक है, इसको बोलते हैं फ्लैट। दूसरा है हमारा अंडर कंपाउंड जनरेटर, ठीक है। तो अंडर कंपाउंड जनरेटर में क्या होता है, नो लोड पे मान लीजिए अगर हमारा 200 वोल्टेज है तो फुल लोड पे हमारा इससे कम मिलेगा, यानी 180 मिलेगा, 170 मिलेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं अंडर कंपाउंड जनरेटर। तो नाम से ही आप समझ सकते हैं फ्लैट, और इसका एक और नाम है फ्लैट का, एक और नाम है लेवल, लेवल कंपाउंड जनरेटर नहीं तो फ्लैट कंपाउंड जनरेटर। अंडर का मतलब होता है नो लोड पे अगर 200 वोल्टेज है तो फुल लोड पे उससे कम मिलेगा। और तीसरा होता है हमारा ओवर कंपाउंड जनरेटर। और ओवर कंपाउंड जनरेटर में क्या होता है, अगर नो लोड पे मान लीजिए 200 वोल्टेज दे रहा है हमारा जनरेटर, तो फुल लोड पे हमारा 200 से ज़्यादा मिलेगा, 220 मिलेगा, 230 मिलेगा या फिर 250 वोल्ट मिलेगा, ठीक है। तो तीन तरह का हमारा कंपाउंड जनरेटर होता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि अगर एक हमारा कंपाउंड जनरेटर है जिसका नो लोड पे वोल्टेज जो है 250 वोल्ट है, तो फुल लोड पे हमारा वोल्टेज कितना होगा। तो देखिए ये इसका आंसर होगा सी, ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कोई नाम नहीं दिया कि ये कौन सा कंपाउंड जनरेटर है हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन है हमारा एक डीसी सीरीज जनरेटर है जो कि 150 वोल्ट जो है आउटपुट में जनरेट कर रहा है, और इसका लोड करंट है 5 एम्पियर। अब क्वेश्चन बोलता है कि अगर हम लोग लोड करंट को बढ़ाएंगे तो इसका टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पे मैं डीसी सीरीज जनरेटर आपको बना के दिखाता हूँ किस तरह से होता है ये होगा यहाँ पे इसका ब्रश, ये है आर्मेचर, और यहाँ पे इसका होता है सीरीज में फील्ड,
ठीक है। ये कुछ इस तरह से हमारा सीरीज मोटर होता है, आई मीन सीरीज जनरेटर होता है। यहाँ पे फ्लक्स होगा। देखिए सबसे पहले डीसी सीरीज जनरेटर में जो इसका फील्ड होता है यानी एक्साइटेशन जो होता है, यानी आईएफ यानी फील्ड करंट जो मिलता है, ये लोड के ऊपर यानी आईएल पे डिपेंड करता है। ठीक है, जितना ज़्यादा लोड करंट होगा उतना ही ज़्यादा हमारा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है पहले 5 एम्पियर का लोड करंट था, तो यहाँ पे हम लोग को 150 वोल्ट मिला। अब बोल रहा है अब 10 एम्पियर होगा तो हम लोग का जो टर्मिनल वोल्टेज होगा वो क्या होगा। तो देखिए 5 एम्पियर पे हमारा कितना है, यहाँ पे 150 वोल्ट। ठीक है, तो 1 एम्पियर पे कितना होगा, ये होगा हमारा 150 डिवाइडेड बाय 5। तो यहाँ पे बोल रहा है 10 एम्पियर पे कितना होगा, तो 10 एम्पियर पे हमारा हो जाएगा 150 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 5। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये अप्रोक्स होगा हमारा 300 वोल्ट, यानी 10 एम्पियर के लोड करंट पे हमारा जो टर्मिनल वोल्टेज मिलेगा वो 300 वोल्ट मिलेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ग्रेटर देन 150 वोल्ट। ठीक है, और अगर आपको ऐसे नहीं समझना है तो इसका एक और शॉर्टकट तरीका है कि अगर जितना ज़्यादा लोड करंट होगा हमारा उतना ही ज़्यादा जो है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा, यानी फ्लक्स हमारा स्ट्रांग होगा। और फ्लक्स स्ट्रांग होगा तो सिंपल सी बात है, हमारा जो टॉर्क जनरेट होगा, आई मीन जो ईएमएफ होगा, ईजी जो जनरेट होगा वो ज़्यादा होगा। ठीक है, तो डीसी सीरीज जनरेटर में हमारा जो होता है ये मेन आईएल यानी लोड करंट के ऊपर हमारा एक्साइटेशन डिपेंड होता है। अगर लोड करंट जीरो होगा तो हमारा जनरेटर जो है वो स्टार्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहाँ पे आईएफ का वैल्यू जीरो हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सन जनरेटर जो है हमारा कब एक्साइट होगा, यानी फील्ड जो है यानी फ्लक्स कब क्रिएट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर होगा ए, ओनली इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द फील्ड सर्किट इज लेस देन द क्रिटिकल वैल्यू। अब देखिए मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस क्या होता है। तो देखिए जैसा कि जानते हैं हम लोग, शंट मोटर में जो होता है हमारा फ्लक्स यानी जो हमारा टॉर्क होता है, यहाँ पे आप ऐसे समझिए जो फ्लक्स होता है ये हमारा कांस्टेंट होता है। ठीक है, इसका एक मैक्सिमम लिमिट होता है, उसके बाद हम लोग इसको वेरी नहीं कर सकते यानी बढ़ा नहीं सकते हैं। ठीक है, तो फ्लक्स तो हमारा कांस्टेंट हो गया, और जो हमारा ईजी यानी जो जनरेटेड ईएमएफ होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आईए पे, यानी आर्मेचर के अंदर जितना करंट फ्लो होगा उतना ही ज़्यादा हमारा क्या होगा, ईजी यानी जनरेटेड ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए in a DC shunt generator the voltage induced across the armature V is directly proportional to the flux acting across it. The flux in a DC generator is directly proportional to the field current, यानी हमारा जो फ्लक्स होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आईएफ पे होगा, जितना ज़्यादा हमारा फील्ड करंट होगा उतना ही ज़्यादा हमारा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। और अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर होता है। तो देखिए क्रिटिकल फील्ड का डेफिनेशन क्या होता है, क्रिटिकल फील्ड जो होता है हमारा बेसिकली ये एक मैक्सिमम फील्ड रेजिस्टेंस होता है। यानी मैक्सिमम फील्ड रेजिस्टेंस कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस अगर 10 ओम है तो 10 ओम हमारा एक मैक्सिमम फील्ड रेजिस्टेंस हुआ, जिस पे हमारा मोटर जो है आई मीन जनरेटर जो है फील्ड यानी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सकता है। ठीक है, अगर 10 से थोड़ा सा भी अधिक होगा यानी इंक्रीज होगा तो हमारा जो फील्ड बनेगा वो बन नहीं पाएगा जनरेटर के अंदर। तो यहाँ पे हम लोग को समझना ये है कि क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस को इज अ defined as the maximum field circuit resistance with which the shunt generator would excite. The shunt generator will build up voltage only if the field resistance is less than the critical field resistance. ठीक है, यानी अगर हमारा क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस 10 ओम है तो हमारा जो रेजिस्टेंस होना चाहिए, फील्ड का जो रेजिस्टेंस होना चाहिए वो इससे कम होना चाहिए, यानी 10 से कम होना चाहिए, तभी हमारा जो है जनरेटर वोल्टेज को बिल्डअप कर पाएगा, नहीं तो वो नहीं कर पाएगा। तो इसी बेसिस पे इसका आंसर होगा ए, ओनली इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द फील्ड सर्किट इज लेस देन द क्रिटिकल वैल्यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि सीरीज जनरेटर जो है हमारा कब एक्साइट होगा। तो देखिए जैसा कि हम लोग जानते हैं सीरीज जो जनरेटर होता है हमारा डीसी सीरीज जनरेटर, ये एक्साइटेशन जो होता है आईएल पे डिपेंड होता है, यानी लोड करंट हमारा जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा हमारा फ्लक्स स्ट्रॉन्ग बनेगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी, ओनली इफ द लोड करंट इज नॉट जीरो। ठीक है,
यानी हमारा जो लोड करंट है यानी IL का कुछ ना कुछ वैल्यू होना चाहिए, तभी हमारा जो है डीसी जनरेटर जो है एक्साइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो जनरेटर है जो कि पैरेलली कनेक्टेड है। मान लीजिए जनरेटर ए है हमारा और दूसरा जनरेटर है बी, ठीक है, ये आपस में जो है पैरेलली कनेक्टेड है, ठीक है। अब क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि किस कंडीशन में हमारा एक मोटर जो है यानी एक जनरेटर जो है मोटर की तरह बिहेव करेगा। तो इसका आंसर होगा हमारा डी। ये तभी बिहेव करेगा जब हमारा एक जनरेटर जो है पूरा लोड मतलब अपने ऊपर ले लेगा। मान लीजिए लोड हमारा अगर 5 किलो वाट लगा हुआ है, तो ये 5 किलो वाट का जो लोड है सिर्फ एक जनरेटर जो है इसका रिक्वायरमेंट फुलफिल करेगा, और इस केस में हमारा जो दूसरा जनरेटर जो लगा हुआ है पैरेलली, ये हमारा मोटर की तरह बिहेव करेगा उसके कंडीशन में। तो इसका आंसर होगा डी, दैट जनरेटर टेक लार्ज शेयर ऑफ लोड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है इनमें से कौन सा जनरेटर जो है हम लोग पैरेलली यानी पैरेलल ऑपरेशन में यूज़ करते हैं। तो ये सिंपल सा हमारा शंट जनरेटर का जो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये कांस्टेंट वोल्टेज हम लोग को मिलता है आउटपुट में, और पैरेलल का नेसेसरी जो कंडीशन है उसमें सबसे बड़ा जो पहला कंडीशन आता है ये कि हमारा दोनों मशीन जो होना चाहिए आइडेंटिकल होना चाहिए, यानी दोनों का वोल्टेज रेटिंग प्लस जो रेटिंग है किलोवाट का जो रेटिंग है इन दोनों मशीन का वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग ज़्यादातर शंट जनरेटर यूज़ करते हैं पैरेलली कंडीशन के लिए, आई मीन पैरेलल ऑपरेशन के लिए। और अगर यहाँ पे शंट ऑप्शन नहीं देगा तो हम लोग फिर उसके बाद कंपाउंड यूज़ करते हैं। कंपाउंड हमारा दूसरा जनरेटर है जो कि हम लोग पैरेलल में यूज़ करते हैं, और इसमें भी हमारा ये है हमारा फ्लैट कंपाउंड मोटर और लेवल कंपाउंड मोटर, क्योंकि इसका जो आउटपुट वोल्टेज होता है ये सेम होता है, हमारा कॉन्स्टेंट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है इनमें इन चारों मोटर में से इन चारों जनरेटर में से ऐसा कौन सा जनरेटर है जो कांस्टेंट वोल्टेज जो है आउटपुट में सप्लाई करता है। तो ये है हमारा लेवल कंपाउंड जनरेटर। लेवल कंपाउंड जनरेटर मैंने बताया था आपको, ये नो लोड प्लस फुल लोड पे जो है कांस्टेंट वोल्टेज देता है, ठीक है। कहने का मतलब अगर नो लोड पे ये 200 वोल्टेज सप्लाई करेगा तो फुल लोड पे भी ये 200 वोल्टेज ही सप्लाई करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे और भी देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर है, ये नया टर्म आया। सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर उस जनरेटर को कहते हैं जिसमें हम लोग फील्ड वाइंडिंग को एक्साइट करने के लिए यहाँ पे हम लोग अलग से डीसी सोर्स लगाते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। और हमारा जो सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर का जो एग्जांपल है हमारा डीसी सीरीज मोटर है, सीरीज मोटर या फिर जनरेटर जो भी बोल लीजिए आप। और इसमें जो होता है हमारा जो एक्साइटेशन होता है ये IL पे डिपेंड होता है, नहीं ये लोड करंट के ऊपर डिपेंड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए डीसी जनरेटर जो हमारा कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, तो ये है हमारा फ्राडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और फ्राडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहता है कि जैसे मान लीजिए हमारा नॉर्थ एंड साउथ है, यानी ये मैग्नेटिक फील्ड है, और फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगा क्योंकि हमेशा नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड जो है साउथ की तरफ जाता है। और इस फील्ड में जो है हम लोग एक कंडक्टर को पुट करते हैं, ठीक है। ये मान लीजिए हमारा कंडक्टर है जिसको हम लोग रोटर बोलते हैं। तो ये रोटेट करता है जिसके कारण ये यहाँ पे फ्लक्स जो है हमारा कट होता है, ठीक है, इस तरह से कट होता है जिसके कारण हमारा एक EMF इंड्यूस होता है। और यहाँ पे एक डायरेक्टली MCQ क्वेश्चन पूछा जाता है कि डीसी जनरेटर के अंदर जो ये EMF इंड्यूस होता है वो कौन सा होता है, डायनेमिकली होता है फिर म्यूचुअली होता है। तो ये हमारा होता है डायनेमिकली, ठीक है। और ट्रांसफार्मर में जो EMF इंड्यूस होता है वो होता है म्यूचुअली। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है essential condition parallel operation of a two DC generator is that they have। देखिए पैरेलल में दो जनरेटर को कनेक्ट करने के लिए हमारा सबसे बड़ा जो इसेंशियल कंडीशन है वो क्या होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा सी, दोनों मशीन का जो है ड्रॉपिंग वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए, ठीक है। ड्रॉपिंग वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक जब आप डीसी मशीन का जो कैरेक्टरिस्टिक पढ़िएगा उसमें ये कैरेक्टरिस्टिक आता है। तो दोनों मशीन का जो है हमारा ड्रॉपिंग वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक सेम होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए क्वेश्चन है अगर हमारा कोई मोटर नॉर्मल स्पीड पे रन कर रहा है, मान लीजिए एक हमारा मोटर या फिर जनरेटर जो है 900 RPM पे रन कर रहा है यानी रोटेट कर रहा है, और इस कंडीशन में क्या होगा हमारा एक फील्ड बना होगा, यानी
फाई का कुछ वैल्यू होगा, मान लीजिए हमारा फाई का 100 वेबर बना है, ठीक है, 100 वेबर वैल्यू है, ठीक है। तो इसमें से बोलता है कि किस फील्ड को हम लोग रनिंग कंडीशन में ओपन नहीं करेंगे, अगर ओपन करते हैं तो वहाँ पे हम लोग के लिए पर्सनली डेंजरस है और उसके कारण जो है इंसुलेशन फेलियर हो सकता है। तो ये हमारा संट फील्ड, ठीक है। संट फील्ड जो है हमारा जब आप डीसी संट जनरेटर पढ़िएगा तो उसमें हमारा जो फील्ड होता है उसको संट फील्ड बोलते हैं। और इस जनरेटर में अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे दोनों डीसी मशीन, यानी ये कंडीशन दोनों में आता है, डीसी मोटर और डीसी जनरेटर, इसलिए मैंने यहाँ पे डीसी मशीन लिखा है। और इस कंडीशन को बोलते हैं रन अवे कंडीशन, ठीक है, रन अवे कंडीशन। और इस कंडीशन में जो होता है हमारा मोटर बहुत ही हाई स्पीड में रोटेट करता है और बिकॉज ऑफ इनर्शिया बहुत ज़्यादा चांसेस होता है कि मोटर का जो शाफ्ट है यानी जो रोटर है वो टूट जाए, ठीक है, टूट सकता है। प्लस उसका इंस्टॉलेशन जो है उखड़ सकता है, जिसके कारण हम लोग को पर्सनली चोट लग सकता है, आसपास में जो वर्कर होगा उसके लिए वो ज़्यादा डेंजरस है और इसके कारण हमारा इंसुलेशन भी फेलियर हो सकता है। तो इसका सिंपल सा रिलेशन है, यहाँ पे देखिए, जैसा कि टॉर्क जो होता है हमारा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है संट मशीन में IA इंटू फाई, ठीक है। जब हमारा फाई यहाँ पे 0 हो जाएगा, देखिए ओपन करने का मतलब फाई हमारा 0 और फाई का रिलेशन होता है 1/n, यानी जब हमारा फ्लक्स 0 हो जाएगा तो n जो है हमारा यहाँ पे इन्फिनिटी हो जाएगा। तो यही रीज़न है कि हम लोग संट फील्ड को कभी भी रनिंग कंडीशन में ओपन नहीं करते हैं। अगर ओपन करेंगे तो हमारा मोटर जो है बहुत ही हाई स्पीड में रोटेट करेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं रन अवे कंडीशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन है क्रिटिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए डीसी जनरेटर इज द रेजिस्टेंस ऑफ। क्रिटिकल रेजिस्टेंस जो है इन डीसी जनरेटर में किसको बोलते हैं, तो ये हमारा होता है फील्ड का, ठीक है। और इसमें मैंने 2-3 क्वेश्चन पहले मैंने बताया था कि हमारा जो है जनरेटर कब एक्साइट मतलब सेल्फ एक्साइट होगा, तो हमारा जो फील्ड रेजिस्टेंस है वो ऑलवेज लेस देन द क्रिटिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ डीसी जनरेटर होना चाहिए, तभी हमारा जो है सेल्फ एक्साइटेशन टेक प्लेस होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन है हमारे जब डीसी मशीन के अंदर जब आर्मेचर रिएक्शन होता है, देखिए आर्मेचर रिएक्शन एक्चुअली होता क्या है इसको समझते हैं। देखिए जब हमारा मोटर या फिर जनरेटर जो है नो लोड पे होता है, यानी हम लोग कोई लोड नहीं लगाते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में जो है हमारे मोटर के अंदर या फिर जनरेटर के अंदर सिर्फ फ्लक्स होता है मेन वाइंडिंग के कारण, जिसको हम लोग बोलते हैं मेन फ्लक्स। मान लीजिए मेन फ्लक्स का जो वैल्यू है ये हमारा 10 वेबर है, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम लोग लोड लगाते हैं, लोड लगाने के कारण क्या होता है, आर्मेचर के अंदर हमारा एक करंट फ्लो होता है जिसको बोलते हैं IA। और इस करंट के कारण जो होता है हमारा एक और फ्लक्स क्रिएट होता है आर्मेचर वाइंडिंग में। मान लीजिए ये हमारा है फाई आर, ठीक है, यानी फाई ए आर, यानी आर्मेचर रिएक्शन के कारण जो फ्लक्स क्रिएट होगा इसका वैल्यू मान लीजिए 2 वेबर है, ठीक है। और ये जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है, यानी मेन फ्लक्स के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होता है। कहने का मतलब ये, अगर मेन फ्लक्स का डायरेक्शन अपवर्ड है तो इसका जस्ट डाउनवर्ड होगा। तो ये क्या करता है, मेन फ्लक्स को कैंसिल करता है, ठीक है। तो नेट फ्लक्स हमारा क्या बचेगा, 10 में से हमारा 2 वेबर माइनस हो जाएगा तो ये बचेगा सिर्फ 8 वेबर, यानी जो मेन फ्लक्स होता है जनरेटर का या फिर मोटर का उसको वो वीक करता है, ठीक है। तो वीक होने के कारण क्या होता है, देखिए टॉर्क हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फाई इंटू आई ए, ठीक है। तो जब हमारा फाई वीक हो जाएगा तो हमारा सिंपल सी बात है टॉर्क भी हमारा वीक हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा कुछ रिलेशन था इसमें। तो इसका आंसर होगा ए, डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ द लीडिंग पोल टिप एंड मैग्नेटाइजेशन ऑफ ए ट्रेलिंग पोल टिप, ठीक है। और आर्मेचर रिएक्शन के कारण हमारा 2-3 केस आता है डीसी मशीन के अंदर। पहला है डीमैग्नेटाइजेशन, डीमैग्नेटाइजेशन इसी को बोलते हैं जिसमें हमारा मेन फ्लक्स जो होता है वीक हो जाता है, ठीक है, यानी हमारा जो आर्मेचर रिएक्शन में जो फ्लक्स जो होता है वो वीक हो जाता है। दूसरा आता है क्रॉस मैग्नेटाइजेशन, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन उसके बाद फिर हमारा आता है मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन है वेव बाइंडिंग जो है हम लोग किस तरह से बनाते हैं, ठीक है। तो वेव बाइंडिंग में हम लोग बेसिकली इवन नंबर यूज करते हैं, दैट इज द मल्टीपल ऑफ पोल प्लस 2, ठीक है। और वेव बाइंडिंग जो होता है हमारा बेसिकली हाई वोल्टेज और लो करंट के लिए यूज करते हैं, जहाँ यानी वहाँ जहाँ पे हम लोग को हाई वोल्टेज चाहिए होता है प्लस लो करंट होता है।
लेकिन एक और जो हमारा लेप वाइंडिंग है, लेप वाइंडिंग जस्ट इसका अपोजिट होता है, हाई करंट प्लस लो वोल्टेज के लिए हम लोग लेप वाइंडिंग यूज़ करते हैं। और लेप वाइंडिंग में जो होता है, जब आप पढ़िएगा ये रिलेशन पढ़िएगा ईएमएफ का, यानी जनरेटेड ईजी बराबर होता है जनरेटर में फाई जेड एन पी डिवाइडेड बाय 60 ए, ठीक है। तो यहाँ पे जो ए का वैल्यू है, ए का वैल्यू हमारे लेप वाइंडिंग में ए इक्वल टू पी हो जाता है, यानी अगर जितना नंबर ऑफ पोल होगा उतना ही हमारा ए का वैल्यू हो जाएगा। कहने का मतलब ये कि अगर हमारा जो जनरेटर है, एफई मोटर है, उसका 4 पोल का जनरेटर है, हमारा एफई मोटर है, तो ए का वैल्यू हो जाएगा 4, ठीक है। लेकिन वेव वाइंडिंग में क्या होता है, यहाँ पे ए का वैल्यू हमेशा 2 होता है, यानी हमेशा 2 रहेगा, ठीक है। और लेप वाइंडिंग जो होता है हम लोग का बेसिकली कुछ इस तरह से कनेक्शन होता है। ये मान लीजिए हमारा कम्यूटेटर सेगमेंट है, यहाँ पे हमारा सेगमेंट कटा रहता है, जिसमें आर्मेचर से जो वायर आता है ये कनेक्टेड होता है, और ये कुछ इस तरह से होता है, एक सेगमेंट को छोड़ करके दूसरे सेगमेंट में हम लोग कनेक्शन करते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग लेप वाइंडिंग, ठीक है। और जो हमारा वेव वाइंडिंग होता है, वेव वाइंडिंग में हम लोग सिंपली फ्रंट पिच बैक पिच निकालते हैं, उसके बाद फिर हम लोग वेव जो ड्राइंग करेंगे, वेव वेव ग्राफ जो बनता है हम लोग उस तरह से वेव वाइंडिंग बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक हमारा डीसी जनरेटर है और उसमें अगर रेसिडुअल मैग्नेटिज्म जो है हमारा प्रेजेंट है, यानी उसमें अवेलेबल है, लेकिन जीरो स्पीड पे उसका ईएमएफ कितना होगा, यानी एन का वैल्यू अगर जीरो है तो हमारा ईजी जो होगा, यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा, उसका वैल्यू कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा सिंपल जीरो हो जाएगा, क्योंकि हमारा स्पीड जीरो है। तो जब आप रिलेशन पढ़िएगा, ईजी जो होता है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन होता है, ठीक है। तो अगर एन जीरो है तो हमारा ईजी भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। और इसका पूरा जो इक्वेशन होता है, ईजी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाइव जेड एन पी डिवाइडेड बाय 60 होता है, ठीक है। तो इस रिलेशन से हम लोग डायरेक्टली इस क्वेश्चन का जो है आंसर देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बोल रहा है एक डीसी शंट जनरेटर है, जिसमें मान लीजिए हमारा एक डीसी शंट जनरेटर है, और ये बोल रहा है कि जब हम लोग लोड लगाते हैं, लोड लगाने से इसका जो टर्मिनल वोल्टेज है वो घटता है। मान लीजिए पहले हमारा 200 वोल्ट था आउटपुट में, और अब हम लोग लोड लगा रहे हैं तो इसका जो आउटपुट वोल्टेज है ये कम गया, मान लीजिए यहाँ पे 180 वोल्ट ही मिल रहा है हम लोग को। तो ऐसा क्यों होता है, ठीक है, यानी ऐसा होता है, लेकिन एक रीज़न नहीं होगा इसमें, तो वो है हमारा कम्यूटेशन। कम्यूटेशन के कारण ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। कम्यूटेशन का मेन काम होता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करना, ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग कम्यूटेशन। और जिस तरह से जानते हैं कि जनरेटर के अंदर जो होता है हमेशा हम लोग का जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो अल्टरनेटिंग करंट होता है, और अल्टरनेटिंग करंट को हम लोग डीसी में कन्वर्ट करने के लिए एक प्रोसेस यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग कम्यूटेशन। और देखिए यहाँ पे मैं एक और चीज़ बता दूँ ये किस तरह से होता है। मान लीजिए हमारा जो शंट जनरेटर है ये 200 वोल्ट दे रहा था हम लोग का नो लोड पे, और जैसे ही हम लोगों ने लोड लगाया तो इसका वोल्टेज जो है, आउटपुट वोल्टेज हमारा 180 वोल्ट हो गया, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है जैसे ही हम लोग लोड लगाते हैं तो हमारा जो स्पीड होता है जनरेटर का, जो स्पीड होता है, मान लीजिए नो लोड पे हमारा जो स्पीड था वो 900 आरपीएम था, लेकिन जैसे ही हम लोग लोड लगाएंगे तो यहाँ पे स्पीड कुछ ना कुछ कमता है, ठीक है। मान लीजिए 800 आरपीएम पे ये रोटेट करने लगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप रिलेशन पढ़िएगा, ईजी यानी जनरेटेड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, ठीक है। तो एन घटेगा तो हमारा ईजी भी जो है घट जाता है। तो यही रीज़न है कि शंट जनरेटर में जो है जैसे ही हम लोग लोड लगाते हैं वैसे ही हमारा टर्मिनल वोल्टेज जो होता है वेरी करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है कि एक हमारा डीसी शंट जनरेटर है और उसमें हम लोग जो साइनोसॉइडल वोल्टेज दे रहे हैं, जो कि फ्रीक्वेंसी इसका है 5 हर्ट्ज। तो आउटपुट में हम लोग को किस फ्रीक्वेंसी का जो है वे मतलब वोल्टेज मिलेगा, यानी जो वोल्टेज मिलेगा आउटपुट में उसका कितना फ्रीक्वेंसी होगा। तो देखिए जनरेटर जो है हमारा सिर्फ वोल्टेज को जनरेट करता है, ना कि फ्रीक्वेंसी को कन्वर्ट करता है। तो हम लोग जितना इनपुट देंगे, यानी जितना आर्मेचर में जिस फ्रीक्वेंसी का जो है वोल्टेज इंड्यूस होगा आर्मेचर में, वही फ्रीक्वेंसी का हमारा आउटपुट में भी मिलेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा विल बी ऑफ 5 हर्ट्ज, ठीक है, यानी 5 हर्ट्ज का ही आउटपुट वोल्टेज मिलेगा हम लोग को। तो ये बहुत ही सिंपल था, लेकिन ये कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। देखिए क्वेश्चन है हमारा
एक सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर है, यानी इसका जो फील्ड वाइंडिंग है इसके लिए हम लोग अलग से डीसी सोर्स दे रहे हैं, ठीक है, यानी डीसी सोर्स से सप्लाई दे रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए इस तरह से हम लोग सप्लाई दे रहे हैं और सप्लाई देने के कारण यहाँ पे हमारा एक फ्लक्स क्रिएट किया और यहाँ पे है हमारा आर्मेचर, ठीक है, यानी जनरेटर। और इसमें बोल रहा है कि जब हम लोग लोड देते हैं, यानी मान लीजिए यहाँ पे हमारा लोड लगा हुआ है, कुछ भी लोड लगा हुआ है, तो इसमें आर्मेचर रिएक्शन क्या होगा, होगा नहीं होगा, कभी कभी होगा। तो देखिए इसमें हमेशा आर्मेचर रिएक्शन होगा, ठीक है, क्योंकि आर्मेचर रिएक्शन मैंने बताया जब हमारा जनरेटर या फिर मोटर जब नो लोड पे होता है तो सिर्फ हमारा मेन फ्लक्स होता है, यानी मशीन के अंदर सिर्फ मेन फ्लक्स होता है। लेकिन जैसे हम लोग लोड लगाते हैं तो लोड के कारण जो है हमारा आर्मेचर में एक करंट फ्लो होता है जिसको बोलते हैं आईए, यानी आर्मेचर करंट। और इस आर्मेचर करंट के कारण हमारा एक और फ्लक्स इंड्यूस होता है और ये जो होता है इस फ्लक्स, ये जो फ्लक्स है इसको वीक करता है, यानी जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है जिसके कारण ये इसको वीक करता है। और वीक करने के कारण जो हमारा नेट फ्लक्स होता है वो कम जाता है, यानी डिक्रीज हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर मेन फ्लक्स हमारा 10 वेबर है और यहाँ पे लोड के कारण जो आईए आर्मेचर करंट के कारण जो फ्लक्स इंड्यूस हो रहा है इसका वैल्यू अगर 2 वेबर है तो हमारा नेट जो मिलेगा इसका हो जाएगा वैल्यू 8 वेबर, यानी ये मेन फ्लक्स को क्या करता है, वीक करता है। और इसी को बोलते हैं हम लोग आर्मेचर रिएक्शन, ठीक है। तो जब भी हम लोग लोड लगाते हैं जनरेटर में या फिर मोटर में तो वहाँ पे हमारा आर्मेचर रिएक्शन होता ही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा ऐसा जनरेटर है जिसमें अगर रेसिडुअल मैग्नेटिज्म नहीं हो फिर भी वो वोल्टेज को बिल्डअप करेगा। तो देखिए मैंने आपको पहले बताया था रेसिडुअल मैग्नेटिज्म होता क्या एक्चुअली। देखिए ये मान लीजिए हमारा आयरन है, आयरन का कोर है और इस पे हम लोग अगर वाइंडिंग करते हैं और इस वाइंडिंग में अगर सप्लाई देते हैं एसी या फिर डीसी तो इसके कारण जो होता है हमारा एक मैग्नेट क्रिएट होता है जिसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। और इसका दूसरा नाम है सोलेनॉइड, ठीक है। और अगर हम लोग इस एसी और डीसी सप्लाई को अगर कट कर देते हैं यानी हटा देते हैं फिर भी यहाँ पे कुछ ना कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बचा रहता है, यानी यहाँ पे कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड बना रहता है जिसको बोलते हैं हम लोग रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, ठीक है। यानी सीधा सीधा कहने का मतलब सप्लाई कट करने के बाद भी कुछ ना कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बचा रहे उसको बोलते हैं हम लोग रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। और ऐसा प्रैक्टिकल लाइफ में होता है, अगर आप किसी मैग्नेट के ऊपर आप लोहे को रगड़िएगा तो देखिएगा उस लोहे के अंदर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाता है और उससे अगर आप कुछ छोटे छोटे लोहे के टुकड़े को उठाइएगा, जैसे स्क्रू होता है हम लोग का, स्क्रू उठाइएगा तो देखिए उसमें चिपकने लगता है, तो वो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म के कारण होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि इनमें से ऐसा कौन सा जनरेटर है जिसके अंदर अगर रेसिडुअल मैग्नेटिज्म नहीं होगा फिर भी वो वोल्टेज बिल्डअप करेगा। तो देखिए मैंने आपको बताया था रेसिडुअल मैग्नेटिज्म जो है हर एक जनरेटर या फिर हर एक जनरेटर के अंदर जरूरी है। तो ऐसा कोई जनरेटर नहीं है जिसके अंदर अगर रेसिडुअल मैग्नेटिज्म नहीं होगा तो वो काम करेगा, ठीक है। तो इसका होगा डी, नन ऑफ दी अबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बोल रहा है एन एक्साइटर फॉर ए टर्बो जनरेटर इज। देखिए टर्बो जनरेटर उस जनरेटर को बोलते हैं जिसका आरपीएम जो होता है 3000 आरपीएम होता है, ठीक है। यानी वैसा जनरेटर या फिर वैसा अल्टरनेटर जिसका स्पीड 3000 आरपीएम हो उसको बोलते हैं हम लोग टर्बो अल्टरनेटर। और अल्टरनेटर जो होता है हमारा सिंपली डबली एक्साइटेड मशीन है, यानी इसको दो तरह से एक्साइट करते हैं। पहला एसी, यानी स्टेटर वाइंडिंग में हम लोग एसी देते हैं, 3 फेज एसी सप्लाई, और रोटर वाइंडिंग में जो होता है हम लोग डीसी सप्लाई देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे यही क्वेश्चन बोल रहा है ये जो डीसी सप्लाई देते हैं हम लोग किसके थ्रू देते हैं, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर, शंट जनरेटर, सीरीज जनरेटर, फिर कंपाउंड जनरेटर। तो ये हम लोग देते हैं शंट जनरेटर के थ्रू, ठीक है। और ये जो शंट जनरेटर होता है ये जस्ट जो शाफ्ट होता है यानी जो रोटर होता है अल्टरनेटर का इसी के ऊपर माउंटेड होता है। और जब हमारा ये शाफ्ट रोटेट करता है उसी पे ये हमारा शंट जनरेटर जो है माउंटेड है तो ये भी रोटेट करता है जिसके कारण हमारा एक ईएमएफ इंड्यूस होता है बिकॉज ऑफ फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और यही डीसी सोर्स जो है हमारा यहाँ पे रोटर रहता है, रोटर के अंदर सप्लाई जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है
कि एक हमारा लेवल कंपाउंड जनरेटर है जिसका लोड टर्मिनल वोल्टेज, देखिए लेवल कंपाउंड जनरेटर मैंने बताया था, अगर नो लोड वोल्टेज लेवल कंपाउंड जनरेटर का 200 वोल्ट है तो इसका फुल लोड वोल्टेज भी हमारा 200 वोल्ट ही होगा, ठीक है। इसीलिए इसका नाम पड़ा लेवल कंपाउंड और इसका दूसरा नाम है फ्लैट कंपाउंड जनरेटर, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इक्वल टू द नो लोड टर्मिनल वोल्टेज, यानी नो लोड टर्मिनल वोल्टेज और लोडेड टर्मिनल वोल्टेज दोनों सेम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे और भी देखते हैं ऑप्शन। ये मोर देन नो लोड टर्मिनल वोल्टेज होता है, ये हमारा ओवर कंपाउंड जनरेटर में होता है, और लेस देन नो लोड टर्मिनल वोल्टेज जो होता है हमारा ये अंडर कंपाउंड जनरेटर में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है ओवर कंपाउंड जनरेटर है हमारा जिसका फुल लोड टर्मिनल इज, देखिए अभी मैंने बताया आपको ओवर कंपाउंड जनरेटर में जो फुल लोड टर्मिनल होता है वो हमेशा मोर देन नो लोड टर्मिनल वोल्टेज होता है, यानी कहने का मतलब अगर नो लोड पे हमारा 200 वोल्टेज जनरेट कर रहा है, यानी 200 वोल्ट जनरेट कर रहा है, तो फुल लोड पे हमारा 250 वोल्ट जनरेट करेगा, नहीं तो 220, नहीं तो 230, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम लोग ओवर कंपाउंड जनरेटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर को हम लोग क्या कंसीडर कर सकते हैं, यानी क्या मान सकते हैं, तो ये है हमारा रोटेटिंग एम्पलीफायर, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अगर डीसी एक हमारा डीसी जनरेटर है जिसका फील्ड रेजिस्टेंस जो है अगर इंक्रीज करते हैं तो उसके वोल्टेज पे क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा या फिर सेम रहेगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पे एक डीसी जनरेटर बनाते हैं हम लोग। मान लीजिए ये हमारा फील्ड वाइंडिंग है, ठीक है, और यहाँ पे है हमारा आर्मेचर, ठीक है। और फील्ड वाइंडिंग है तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस होगा, और बोल रहे हैं यहाँ पे एक अलग से रेजिस्टेंस हम लोग ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे फील्ड जो फ्लक्स है हमारा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई एफ पे, यानी जितना ज़्यादा फील्ड करंट होगा उतना ही ज़्यादा हमारा फ्लक्स बनेगा, उतना ही ज़्यादा आई मीन मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग बनेगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस ऐड करते हैं, ठीक है, तो हमारा जो आई एफ का जो वैल्यू है ये क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, और आई एफ अगर डिक्रीज होगा तो हमारा फ्लक्स भी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, यानी वीक बनेगा, ठीक है। तो फ्लक्स हमारा वीक बनेगा। तो देखिए यहाँ पे जब आप पढ़िएगा ई जी is directly proportional to phi z n p बाय 60, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लक्स डिक्रीज होगा तो हमारा ईजी भी डिक्रीज हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, डिक्रीज, ठीक है, यानी हमारा जो वोल्टेज है वो डिक्रीज होगा। तो ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन बोल रहा है डीसी मशीन में स्ट्रे लॉसेस जो होता है किसका सम होता है, तो ये होता है आयरन लॉस एंड मैकेनिकल लॉस। देखिए यहाँ पे मैं डीसी मशीन में जो लॉसेस होता है, डीसी मशीन का जो लॉसेस होता है बेसिकली दो तरह का लॉसेस होता है। पहला है हमारा कॉपर लॉस, ठीक है, जिसको बोलते हैं आई स्क्वायर आर लॉस, और ये हमारा लोड पे डिपेंड होता है, यानी जिस हिसाब से लोड रहेगा उसी हिसाब से हमारा कॉपर लॉस होगा। और दूसरा हमारा होता है हमारा कांस्टेंट लॉस या फिर आयरन लॉस, ठीक है। और ये हमारा हमारा जो होता है कांस्टेंट होता है हमेशा, इसलिए इसका नाम भी पड़ा गया है कांस्टेंट लॉस। और इसमें आता है हमारा हिस्टेसिस लॉसेस और ईडी करंट लॉसेस, ठीक है। हिस्टेसिस लॉसेस को मिनिमाइज करने के लिए या फिर ईडी करंट को, जैसे ईडी करंट है हमारा, ईडी करंट को मिनिमाइज करने के लिए हम लोग लैमिनेशन यूज़ करते हैं, और ईडी ये हिस्टेसिस लॉस को मिनिमाइज करने के लिए हम लोग सिलिकॉन स्टील का जो हम लोग कोर होता है वो यूज़ करते हैं। तो बेसिकली हम लोग का जो आयरन लॉसेस होता है, मैकेनिकल लॉसेस होता है, इसी को बोलते हैं स्ट्रे लॉसेस। और मैकेनिकल लॉसेस में हमारे जैसे फ्रिक्शन लॉसेस हो गया, विंडेज लॉसेस हो गया, ये सब आता है। तो इसका आंसर होगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर ऑफ टैपिंग फॉर इक्वलाइजर रिंग इज इक्वल टू, यानी इक्वलाइजर रिंग लगाने के लिए हम लोग कितना टैपिंग यूज करते हैं, तो देखिए इसका आंसर होगा ए, नंबर ऑफ पोल पेयर्स, यानी जितना नंबर ऑफ पोल्स पेयर होगा उतना ही ज़्यादा हमारा नंबर ऑफ टैपिंग्स होगा इक्वलाइजर रिंग का। और यहाँ पे देखिए मिस्टेक हो गया, यहाँ पे पोल है, नंबर ऑफ पोल, जो ऑप्शन बी है इसका। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर हम लोग चाहते हैं कि कम्यूटेशन के दौरान जो है स्पार्क नहीं इंड्यूस हो, यानी स्पार्क ना हो, तो वहाँ पे हम लोग ब्रशेस का जो ये लोकेशन है वो कहाँ पे रखेंगे, तो इसका आंसर होगा जस्ट अहेड ऑफ मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। देखिए मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस होता क्या है, ये मान लीजिए हमारा पूरा कोर है यानी स्टेटर है, और ये परपेंडिकुलर होता है, इसी को बोलते हैं हम न्यूट्रल एक्सिस, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस।
और यहाँ पे जो ब्रशेस का जो लोकेशन होता है ये जस्ट अहेड ऑफ मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, और ये हमारा सबसे बेस्ट लोकेशन होता है ब्रशेस का। और इस लोकेशन पे जो होता है हमारा स्पार्क नहीं होता है जब हमारा कम्यूटेशन प्रोसेस होता है। और कम्यूटेशन मतलब मैंने बताया आपको कि जब हम लोग एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं उसको बोलते हैं कम्यूटेशन, ठीक है। और कम्यूटेशन बेसिकली 3 तरह का होता है। पहला है अंडर कम्यूटेशन, फिर है इसका दूसरा नाम है डिले कम्यूटेशन, दूसरा है ओवर कम्यूटेशन, और जो फाइनली है वो है आइडियल कम्यूटेशन, ठीक है। देखिए अंडर कम्यूटेशन और डिले कम्यूटेशन क्या बोलते हैं, जब हमारा करंट यानी जो करंट कार्बन ब्रशेस के पास जो है वो टाइम से नहीं आता है, यानी टाइम मान लीजिए अगर इसको 3 सेकेंड में पहुंचना है यहाँ पे, लेकिन 3 सेकेंड में ना आकर के 5 सेकेंड में आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होता है हमारा बहुत ही ज़्यादा स्पार्क रिलीज होता है, यानी चिंगारी निकलता है वहाँ पे कम्यूटेशन प्रोसेस में। इसी को बोलते हैं हम लोग अंडर कम्यूटेशन और डिले कम्यूटेशन। आइडियल कम्यूटेशन यानी जिस जिस टाइम में हम लोग करंट चाहिए होता है उसी टाइम में हम लोग को करंट वहाँ पे मिलता है कार्बन ब्रशेस से, जिसको बोलते हैं हम लोग आइडियल कम्यूटेशन। और ओवर कम्यूटेशन आपको इस बेसिस पे पता चल जाएगा, यानी पहले यानी करंट जिस टाइम में चाहिए उस टाइम में ना मिलके उससे पहले मिल जाना, उसको बोलते हैं ओवर कम्यूटेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। देखिए क्वेश्चन है टू अवॉइड फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स इन द कम्यूटेटर्स ऑफ डीसी मशीन, तो इसका आंसर होगा ए। ब्रश जो है हम लोग द ब्रशेस ऑफ अपोजिट पोलैरिटी शुड ट्रैक ईच अदर, ठीक है। और ग्रुप्स क्या होता है, ग्रुप्स हम लोग बोलते हैं गड्ढे को, यानी कम्यूटेटर के अंदर हमारा गड्ढा ना आए, तो उसको उस चीज़ से बचने के लिए, उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग ब्रशेस का जो पोलैरिटी होना चाहिए वो अपोजिट पोलैरिटी होना चाहिए और एक दूसरे को ट्रैक करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। देखिए आर्मेचर कॉइल इज शॉर्ट सर्किटेड बाय ब्रशेस व्हेन इट्स लाइट। देखिए जब हमारा रोटर जो है रोटेट करता है तो यहाँ पे हमारा न्यूट्रल एक्सिस पे जो होता है ब्रश लगा रहता है, कार्बन ब्रशेस लगा रहता है, जिसका काम है करंट को कलेक्ट करना। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोलता है कि हमारे ब्रश में कब करंट जो होता है आता है, यानी जब हमारा आर्मेचर कॉइल शॉर्ट सर्किट होता है ब्रश के थ्रू, वो उस सिचुएशन में हमारा ब्रश जो होता है करंट को कलेक्ट करता है, ठीक है। तो इसका पोजिशन क्या होता है, तो ये हमेशा होता है अलॉन्ग न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। न्यूट्रल एक्सिस में ही हमारा ब्रश होता है, और ब्रश के पास जब हमारा शॉर्ट सर्किट होता है तो ब्रश जितना भी करंट होता है आर्मेचर के अंदर उसको कलेक्ट करके कम्यूटेटर के पास पहुंचाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारा एक डीसी जनरेटर है जिसका ईजी जो है यानी जनरेटेड ईएमएफ जो है इसका वैल्यू है 600 वोल्ट, ठीक है। अब बोलता है इसका आर्मेचर रेजिस्टेंस यानी आरए का वैल्यू दिया हुआ है 0.1 ओम, और इसमें जो आर्मेचर करंट है इसका वैल्यू दिया हुआ है 200 एम्पियर, ठीक है। तो बोल रहा है इसका जो टर्मिनल वोल्टेज होगा यानी आउटपुट में जो हम लोग को वोल्टेज मिलेगा उसका वैल्यू क्या होगा। तो देखिए जैसा कि हम लोग जानते हैं ईजी होता है हमारा ईजी इक्वल टू वी प्लस आई ए इंटू आर ए जनरेटर केस में। तो यहाँ से हम लोग वी निकालेंगे तो वी इक्वल टू हो जाएगा हमारा ई जी माइनस आई ए इंटू आर ए, और इसमें हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। ई जी का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 600, ठीक है, माइनस 200 इंटू 0.1, और यहाँ से देखिए जब पॉइंट को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे नीचे में 10 आएगा और 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, यानी 600 में से 20 माइनस करेंगे तो बचेगा हमारा 580 वोल्ट। तो इसका आंसर होगा 580 वोल्ट, यानी ये जनरेटर जो है हमारा 580 वोल्ट जो है सप्लाई करेगा। और ये था हमारा जनरेटर केस में। और अगर यही मोटर होता तो मोटर केस में हमारा जो ईबी होता है यानी बैक ईएमएफ, ईबी का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे वी माइनस आई ए इंटू आर ए। तो ये रिलेशन है जनरेटर और मोटर का जो आपको याद रखना है। और इस टाइप का जो न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल बेस्ड एमसीक्यू क्वेश्चन है, ये ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसके ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना है। और ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है जनरेटर के हम अंदर जो होता है, जनरेटर या फिर मोटर के अंदर हम लोग एडिशनल यानी एक्स्ट्रा कॉइल यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं डमी कॉइल। और डमी कॉइल का यहाँ पे बोल रहा है तो क्या बेसिकली काम क्या होता है, तो ये होता है हमारा मैकेनिकल बैलेंस, यानी रोटर को मैकेनिकल बैलेंस मिले उसके लिए हम लोग एक डमी कॉइल यूज़ करते हैं। और ये मोटर का जो है या फिर जनरेटर का स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर देता है, ठीक है, यानी हमारा मोटर जो है स्टेबल हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है
एक हमारा सन जनरेटर है जो कि 1000 आरपीएम पे रोटेट कर रहा है, और 1000 आरपीएम में जब रोटेट करता है ये तो 200 वोल्ट जो है सप्लाई दे रहा है। अगर इसका स्पीड इंक्रीज करके 1200 आरपीएम कर दिया गया तो इस स्पीड पे हम लोग को जनरेटेड ईएमएफ कितना मिलेगा। तो देखिए देखिए 1000 आरपीएम पे हमारा जो वोल्टेज जनरेट हो रहा है ये है 200 वोल्ट, ठीक है। तो 1 आरपीएम पे कितना मिलेगा इसको, 200 बटा 1000, ठीक है। तो 1200 आरपीएम पे कितना मिलेगा, तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट निकाल लेंगे 200 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 1200, ठीक है। और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, और ये 1 जीरो से 1 जीरो, और 12 2 जा 24, और 1 जीरो यानी 240। इसका आंसर होगा सी, यानी 240 वोल्ट हम लोग को मिलेगा जब हमारा जनरेटर जो है 1200 आरपीएम पे रोटेट करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है फ्लैशिंग। देखिए फ्लैशिंग एक टर्म है जो डीसी मशीन के अंदर आता है, और फ्लैशिंग का मतलब होता है जब हमारा फील्ड जो है, यानी फाई फाई का वैल्यू जो होता है हमारा जीरो हो जाता है, इसको बोलते हैं हम लोग, यानी खत्म हो जाता है, इसको बोलते हैं फ्लैशिंग, ठीक है। और फ्लैशिंग का मतलब होता है, इसका आंसर हो ए, क्रिएटिंग रेसिडुअल मैग्नेटिज्म बाय डीसी सोर्स, यानी अलग से एक डीसी सोर्स लगा करके हम लोग रेसिडुअल मैग्नेटिज्म जो है फिर से ला रहे हैं, यानी वापस उसको मशीन के अंदर ला रहे हैं, उसको बोलते हैं फ्लैशिंग, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है सन जनरेटर में जो है हमारा अगर वोल्टेज बिल्डअप रिस्ट्रिक्टेड होता है किस कारण होता है, तो ये होता है सैचुरेशन ऑफ आयरन, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। सैचुरेशन ऑफ आयरन कारण जो होता है हमारा वोल्टेज इसी पे हमारा रिस्ट्रिक्टेड होता है, कितना हम लोग बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारा डीसी जनरेटर के अंदर जब हम लोग का कम्यूटेशन प्रोसेस होता है तो वहाँ पे एक स्पार्क जो होता है आता है, यानी स्पार्क एक रिलीज होता है, चिंगारी निकलती है, ठीक है। तो इस चिंगारी को हम लोग डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस से मिनिमाइज करते हैं, जिसमें हमारा सबसे पहले आता है इंटरपोल, उसके बाद आता है कंपनसेटिंग वाइंडिंग, उसके बाद आता है शिफ्टिंग एक्सिस ऑफ ब्रश, यानी ब्रश का जो लोकेशन है उसको शिफ्ट करके। तो इसमें हमारा एक डमी कॉइल ऐसा है जो हम लोग कम्यूटेशन प्रोसेस के थ्रू स्पार्किंग को मिनिमाइज करने के लिए यूज़ नहीं करते हैं। तो इसका आंसर होगा बी, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछ दिया एक्सेप्ट, ठीक है, यानी इनमें से कौन सा एक ऐसा चीज़ नहीं है जिसको हम लोग कम्यूटेशन प्रोसेस के थ्रू स्पार्किंग को मिनिमाइज करने के लिए यूज़ नहीं करते हैं। डमी कॉइल का बेसिकली जो फंक्शन होता है, जो काम होता है, ये होता है रोटर को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोल रहा है एक डीसी जनरेटर है जिसमें हम लोग कोई लोड नहीं लगाए हुए हैं, ठीक है। तो उसमें जो फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो किस तरह से होगा, तो देखिए फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन नो लोड पे हमारा हमेशा फ्लैट टॉप्ड होता है, ठीक है। यानी मान लीजिए ये हमारा नॉर्थ है और ये साउथ है, और यहाँ पे बीच में रखा हुआ है हमारा कंडक्टर, ठीक है। तो यहाँ से सिंपल जो हम लोग लोड देते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है कुछ इस तरह से रिलीज होता है, यानी स्ट्रेट, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ, और बीच में हमारा कंडक्टर यहाँ पे रोटेट करते रहता है। लेकिन जब हमारा नो लोड होता है तो ये कुछ इस तरह से जाता है, ठीक है, यानी इस कंडक्टर को जो है दबाता है, ठीक है, इसीलिए इसका नाम पड़ा फ्लैट टॉप, ठीक है। तो इसका आंसर होगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है डीसी सीरीज जनरेटर का हम लोग बेसिकली कहाँ यूज़ करते हैं, तो देखिए डीसी सीरीज जनरेटर का हम लोग बेसिकली बूस्टर की तरह यूज़ करते हैं टू मेंटेन कांस्टेंट वोल्ट एट द एंड ऑफ द फीडर। देखिए जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है हमारा डीसी का, जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है एच वी डी सी, हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन लाइन, और ये बेसिकली 500-550 से एबव होता है वहाँ पे यूज़ करते हैं, और इसमें हम लोग जो फीडर की तरह यूज़ करते हैं ये होता है हमारा डीसी सीरीज जनरेटर, और इसी को बोलते हैं हम लोग बूस्टर, ठीक है। बूस्टर की तरह हमारा ये डीसी सीरीज जनरेटर काम करता है। चलिए क्वेश्चन है आर्मेचर के अंदर जब ओपन सर्किट होता है तो हम लोग किस तरह से इसको आइडेंटिफाई करते हैं, तो ये बेसिकली होता है हमारा, इसमें बोथ होगा। सबसे पहला तो इंडिकेट बाय स्पार्क कंप्लीट अराउंड द कम्यूटेटर, यानी कम्यूटेटर के क्रॉस जो है अगर चिंगारी रिलीज होगा तो सबसे पहले तो वो हमारा एक पहचान है, ठीक है, उसके थ्रू हम लोग पहचानते हैं कि हमारा आर्मेचर ओपन सर्किट है। और दूसरा जो है ये आइडेंटिफाई बाय द सेगमेंट ऑफ कम्यूटेटर टू विच ओपन सर्किट कॉइल इज कनेक्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। देखिए द इन अ डीसी जनरेटर द पोलरिटी ऑफ इंटरपोल, यानी इंटरपोल जो हम लोग यूज़ करते हैं उसका पोलरिटी कैसा होता है, तो ये हमारा ए होगा इज सेम एज दैट ऑफ द मेन पोल अहेड, ठीक है। कहने का मतलब ये, जब आप पढ़िएगा कंस्ट्रक्शन, ये हमारा मेन पोल है, डीसी जनरेटर का इस तरह से मेन पोल होता है, ठीक है। और इस पोल के
ऊपर में ही हमारा यहाँ पे इंटरपोल यूज़ करते हैं, तो इंटरपोल का जो पोलरिटी होगा ये अगर प्लस माइनस है तो इसका भी प्लस और माइनस में ही होगा, ठीक है। तो दोनों का सेम होता है, मेन पोल और इंटरपोल का जो पोलरिटी होता है जनरेटर में वो सेम होता है। और इंटरपोल का बेसिकली मैंने बताया जो काम होता है ये आर्मेचर रिएक्शन को न्यूट्रलाइज करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। बोल रहा है कि डीसी मशीन के अंदर हम फ्रैक्शनल पीच वाइंडिंग क्यों यूज़ करते हैं। देखिए फ्रैक्शनल पीच वाइंडिंग का दूसरा नाम है शॉर्ट पीच वाइंडिंग, ठीक है। शॉर्ट पीच वाइंडिंग हम लोग उस वाइंडिंग को बोलते हैं जिसका 180 डिग्री से कम होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग शॉर्ट पीच वाइंडिंग। और शॉर्ट पीच वाइंडिंग यूज़ करने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि सबसे पहले तो हमारा स्पार्किंग जो होता है कम्यूटेशन के थ्रू, आई मीन कम्यूटेशन प्रोसेस के थ्रू वो कम हो जाता है, और इसके थ्रू हमारा कॉपर भी मिनिमाइज होता है, ठीक है। और अगर एसी यानी जब हम लोग एसी मोटर की बात करें उसमें हम लोग शॉर्ट पीच कॉइल यूज़ करते हैं, और यहाँ पे जब पढ़िएगा केसी यानी कॉइल स्पैन फैक्टर ये होता है कॉस अल्फ़ा बाई 2, और ये अल्फ़ा होता है हमारा अगर 180 से कम है तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, अगर 180 है तो उसके लिए कॉस आई मीन के सी का जो वैल्यू होता है वो हमेशा 1 लेते हैं हम लोग, ठीक है। और ए सी वाइंडिंग में ये बेसिकली जो होता है हारमोनिक यानी हारमोनिक को मिनिमाइज करने के लिए हम लोग शॉर्ट पिच कॉइल यूज़ करते हैं, और कॉपर वाइंडिंग को यानी कॉपर लॉस यानी आई स्क्वायर आर को मिनिमाइज करने के लिए हम लोग शॉर्ट पिच कॉइल यूज़ करते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर हम कॉपर जो है कम यूज़ करेंगे तो हमारा सिंपल सी बात है जो कॉपर लॉस होगा आई स्क्वायर आर लॉस वो भी हमारा कम हो जाएगा। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ड्यू टू बी एंड सी एवब, ठीक है। यानी ये दोनों काम करता है, स्पार्किंग को भी रिड्यूस करता है और हमारा कॉपर जो है उसको भी सेव करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक शंट वाउंड डीसी जनरेटर है जो कि ईएमएफ जनरेट कर रहा है ई, ठीक है। अब बोल रहा है कि फ्लक्स जो है हमारा कांस्टेंट है, लेकिन स्पीड को अगर हम लोग डबल करते हैं तो जनरेटेड ईएमएफ का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे समझिए Eg इक्वल टू होता है, जनरेटेड ईएमएफ इक्वल टू होता है फाई जेड एन पी डिवाइडेड बाय 60, ठीक है। अब बोल रहे हैं यहाँ पे ये फ्लक्स हमारा कांस्टेंट है, ठीक है। तो Eg हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा n के ऊपर, ठीक है। तो n का बोल रहा है स्पीड हम लोग डबल कर रहे हैं, ठीक है। तो स्पीड डबल करेंगे तो हमारा Eg भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा 2e, यानी 2e हो जाएगा इसका वैल्यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोल रहा है डीसी जनरेटर के अंदर जो हम लोग लेप वाइंडिंग यूज़ करते हैं वो किस लिए यूज़ करते हैं। देखिए लेप वाइंडिंग हम लोग बेसिकली हाई करंट और लो वोल्टेज के लिए यूज़ करते हैं, तो इसका आंसर होगा बी, ठीक है, हाई करंट लो वोल्टेज। और लेप वाइंडिंग में जब आप पढ़िएगा तो यहाँ पे देखिए Eg इक्वल टू होता है फाई जेड एन पी डिवाइडेड बाय 60a, ठीक है। और यहाँ पे जो ए का वैल्यू होता है ये लेप वाइंडिंग में ए इक्वल टू पी हो जाता है, यानी मशीन का जितना पोल होगा उतना ही ए का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वेव बाइंडिंग में क्या होता है, वेव बाइंडिंग में हमेशा ए इक्वल टू 2 होता है हमारा, ठीक है, ये हमेशा कांस्टेंट होता है। और वेव बाइंडिंग हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं हाई वोल्टेज लो करंट के लिए, ठीक है, यानी वोल्टेज हाई होगा और करंट का वैल्यू लो होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोल रहा है इनमें से कौन सा ऐसा ब्रश है जिसका वोल्टेज ड्रॉप बहुत ही कम होता है, यानी इनमें वोल्टेज ड्रॉप बहुत ही कम होता है। देखिए यहाँ पे हम लोग का होता है आर्मेचर, और इस आर्मेचर से हमारा कनेक्टेड होता है ब्रश जो कि नॉर्मल कार्बन ब्रशेस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप होता है, 2 वोल्ट 1 वोल्ट, जो भी जैसे आप न्यूमेरिकल बनाइएगा तो उसमें देखिएगा दिया हुआ रहता है कि 2 वोल्टेज यानी 2 ब्रशेस के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो 2 वोल्ट है या फिर 1 वोल्ट है। तो इसमें क्वेश्चन बोल रहा है कि इन सारे ब्रशेस में से कौन सा ऐसा ब्रश है जिसमें हम लोग का वोल्टेज ड्रॉप बहुत ही कम होता है। तो इसका आंसर होगा मेटल ग्रेफाइट ब्रशेस, ठीक है। ये देखिए 2 बार ऑप्शन लिख गया है मिस्टेक से, तो इसका आंसर होगा मेटल ग्रेफाइट ब्रशेस, यानी एक ऐसा ब्रशेस है जिसमें वोल्टेज ड्रॉप बहुत ही कम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है बोल रहा है हमारा 2 जनरेटर है, जनरेटर ए और जनरेटर बी, ठीक है। बोल रहा है जनरेटर ए का भी 6 पोल है और बी का भी 6 पोल है, लेकिन बोलता है जनरेटर ए में जो है वेव बाइंडिंग किया है, ठीक है, और इसमें जो है हमारा लेप वाइंडिंग है, ठीक है। तो वेव बाइंडिंग में हम लोग जानते हैं ए इक्वल टू 2 होता है, और लेप वाइंडिंग में मैंने बताया
ए इक्वल टू जितना पोल होगा उतना ही, यानी 6 पोल है तो यहाँ पे 6 हो जाएगा वैल्यू, ठीक है। अब बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ इंड्यूस ईएमएफ जनरेटर ए एंड जनरेटर बी विल बी, यानी इन दोनों का जो रेशियो होगा ईएमएफ इंड्यूस का वो क्या होगा। तो देखिए जैसा कि हम लोग जानते हैं ईजी इक्वल टू होता है यानी जनरेटेड ईएमएफ इक्वल टू 5Z एन पी बाई 60 ए, ठीक है। तो इसी रिलेशन पे देखिए हमारा यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ईजी इक्वल टू ए के केस में ये ए का लेके चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा हमारा पी, देखिए पी का वैल्यू हम लोग पुट करते हैं पहले, यानी पी डिवाइडेड बाय 60 ए होगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे भी हो जाएगा ई जी इक्वल टू पी डिवाइडेड बाय 60 ए, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करके देखते हैं कितना वैल्यू आता है। तो इसका रेशियो निकालना है, तो देखिए यहाँ पे पी का वैल्यू यहाँ पे 6 है, 6 लिख देंगे, 60 था 60 का 60 लिख देंगे, और ए था यहाँ पे 2, ठीक है। और यहाँ पे रेशियो निकालना है हम लोग को ना, तो यहाँ पे रेशियो दे दिए। यहाँ पे भी देखिए पी का वैल्यू 6 है तो 6 लिख देंगे, देखिए मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा, 6 डिवाइडेड बाय 60 इंटू ए का वैल्यू यहाँ पे 6 है तो 6 लिख देंगे, ठीक है। अब जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, देखिए ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ देखिए इसको काटेंगे हम लोग तो ये आएगा 1/20 रेशियो 1/, इसका वैल्यू आ जाएगा हमारा 60, ठीक है। और 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, उसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे यानी ये आया 1/2 रेशियो 1/6, ये और कटेगा इधर से तो ये आ जाएगा हमारा 3:1, ठीक है। तो इसका वैल्यू हो जाएगा बी, 3:1 होगा इसका IMF इंड्यूस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है हमारा डीसी जनरेटर के अंदर रिपल, यानी रिपल कहने का मतलब जैसे ये मान लीजिए हमारा ये साइनोसॉडियल वेव है, ठीक है। इसके अंदर कुछ नॉइज क्रिएट ना हो, यानी टेढ़ा मेढ़ा आउटपुट ना मिले, हम लोग को प्योर साइन वेव मिले, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं कम्यूटेटर विथ लार्ज नंबर ऑफ सेगमेंट, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ सेगमेंट कहने का मतलब ये जो इस तरह से यहाँ पे कटा हुआ रहता है, यहाँ पे गोल सा होता है ये, और यहाँ से हम लोग जितना आर्मेचर से कनेक्टर निकलता है यहाँ पे हम लोग शॉर्ट सर्किट करते हैं, ठीक है। तो लार्ज नंबर ऑफ सेगमेंट यूज़ करते हैं ताकि हमारा जो आउटपुट में जो वेव मिले वो रिपल लेस मिले, ठीक है, यानी उसमें रिपल्स ना हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डीसी जनरेटर इज फॉल्स, यानी इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो डीसी जनरेटर के बारे में गलत है। देखिए कंपनसेटिंग वाइंडिंग इन अ डीसी मशीन हेल्प इन कम्पिटिशन, बिल्कुल सही है। कम्पिटिशन को बेटर बनाने के लिए हम लोग कंपनसेटिंग वाइंडिंग यूज़ करते हैं और इंटरपोल भी यूज़ करते हैं। दूसरा है इन अ डीसी जनरेटर इंटरपोल वाइंडिंग इज कनेक्टेड इन सीरीज विद आर्मेचर, बिल्कुल सही है। इंटरपोल का जो कनेक्शन होता है वो सीरीज में करते हैं आर्मेचर वाइंडिंग के थ्रू। और ये देखिए लास्ट वाला ऑप्शन पढ़िए, इक्वलाइजर बस बार आर यूज्ड इन पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ए डीसी जनरेटर, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर होगा सी, यानी ये हमारा जो है ये फॉल्स स्टेटमेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपनसेटिंग वाइंडिंग जो है हम लोग डीसी जनरेटर के अंदर क्यों यूज़ करते हैं। तो देखिए कंपनसेटिंग वाइंडिंग का बेसिकली काम होता है न्यूट्रलाइज द क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट ऑफ द आर्मेचर रिएक्शन, आर्मेचर रिएक्शन को, आर्मेचर रिएक्शन कारण जो हमारा क्रॉस मैग्नेटाइजेशन होता है उसको मिनिमाइज करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बोल रहा है डीसी जनरेटर में ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो ये है हमारा कम्यूटेटर, ठीक है। डमी कॉइल हम लोग यूज़ करते हैं स्टेबिलिटी के लिए, रोटर का जो स्टेबिलिटी बना रहा है उसके लिए हम डमी कॉइल यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरेटर के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, जो फील्ड प्रोड्यूस होता है वो किसके कारण होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ करते हैं, परमानेंट मैग्नेट यूज़ करते हैं, या फिर दोनों होता है। तो ये होता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे जनरेट होता है ये देखिए, जब हम लोग किसी मैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक कोर के ऊपर, जैसे हमारा आयरन है इसके ऊपर हम लोग जब वाइंडिंग करते हैं, ठीक है, और वाइंडिंग के थ्रू जब हम लोग सप्लाई देते हैं एसी सप्लाई या फिर डीसी सप्लाई, तो यहाँ पे हम लोग का बनता है एक मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और इस मैग्नेटिक फील्ड को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो जनरेटर में हम लोग बेसिकली यही प्रिंसिपल यूज़ करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं सोलेनॉइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे परमानेंट मैग्नेट जो होता है, छोटा छोटा जो डीसी मोटर होता है उसके अंदर हम लोग यूज़ करते हैं, स्टेपर मोटर ये सब जो भी हो गया हम लोग का, वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं परमानेंट मैग्नेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा, वेल्डिंग जनरेटर में हम लोग कौन सा वाइंडिंग यूज़ करते हैं। देखिए, वेल्डिंग जनरेटर में बेसिकली लैप वाइंडिंग यूज़ करते हैं। और लैप वाइंडिंग क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि लैप वाइंडिंग में हमें हाई करंट मिलता है और लो वोल्टेज मिलता है। ठीक है, तो जहाँ पे हम लोग को वेल्डिंग करना होता है वहाँ पे बेसिकली हाई करंट का रिक्वायरमेंट होता है, इसलिए हम लोग लैप वाइंडिंग यूज़ करते हैं डीसी वेल्डिंग जनरेटर में। और डीसी वेल्डिंग जो जनरेटर होता है हमारा, ये जो जनरेटर होता है ये होता है डिफरेंशियली कंपाउंड जनरेटर। ठीक है, डिफरेंशियली कंपाउंड जनरेटर एक ऐसा जनरेटर है जिसको हम लोग वेल्डिंग में ही यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ ब्रशेस इन अ कम्यूटेटर, यानी कम्यूटेटर में हम लोग कितना ब्रश यूज़ करते हैं। देखिए, ये डिपेंड होता है जितना हम लोग को करंट, अगर करंट हम लोग को ज़्यादा कलेक्ट करना है, ज़्यादा लार्ज अमाउंट में करंट कलेक्ट करना है तो हम लोग ज़्यादा कार्बन ब्रश यूज़ करते हैं, और कम है तो सिर्फ 2 ही यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन मिनिमम हमारा 2 होता है। ठीक है, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं, मैक्सिमम में हमारा जिस हिसाब से हम लोग का करंट का अमाउंट होगा उस हिसाब से हम लोग कार्बन ब्रशेस यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन बोलता है कि अगर हम लोग ब्रशेस जो डीसी जनरेटर में यूज़ करते हैं उसका जो लोकेशन है वो मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस के पास लाएं, तो हम उस सिचुएशन में क्या होगा, डीमैग्नेटाइजेशन होगा, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन होगा। तो इसमें हमारा दोनों होगा, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन एज वेल एज डीमैग्नेटाइजेशन। देखिए, ये हमारा एक आर्मेचर रिएक्शन का पार्ट है। जब हमारा जनरेटर में आर्मेचर रिएक्शन होता है तो आर्मेचर रिएक्शन होने के कारण जो हमारा ब्रश का जो लोकेशन होता है, यानी न्यूट्रल एक्सिस पे जो होता है ब्रश रखा हुआ, इसका लोकेशन जो होता है शिफ्ट होता है। ठीक है, और जब हमारा लोकेशन शिफ्ट होगा तो वहाँ पे हमारा कुछ भी हो सकता है, मैग्नेटाइजेशन भी हो सकता है और डीमैग्नेटाइजेशन भी हो सकता है, तो इसका आंसर होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, इन द केस ऑफ लेफ वाइंडिंग रिजल्टेंट पिच, देखिए रिजल्टेंट पिच हमारा होता है डिफरेंस ऑफ फ्रंट पिच एंड बैक पिच। ठीक है, यानी वाई एफ माइनस वाई। ठीक है, यही हमारा होता है डिफरेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है, डीसी मशीन के अंदर जो हम लोग पोल शू यूज़ करते हैं उसका बेसिकली क्या काम होता है। टू रिड्यूस द रिलेक्टेंस मैग्नेटिक पाथ, टू स्प्रेड आउट द यूनिफॉर्म फ्लक्स डेंसिटी, टू सपोर्ट द फील्ड। देखिए, इसका आंसर होगा डी, ये सारा फंक्शन यानी ये सारा काम करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है, जहाँ पे हम लोग लेबोरेटरी होता है यानी लैब, जैसे कॉलेज में हो गया, स्कूल में हो गया, वहाँ पे जब हम लोग डीसी मशीन यूज़ करना होगा तो हम लोग किस टाइप का डीसी मशीन यूज़ करेंगे, तो ये होता है हमारा रोटरी कन्वर्टर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन है, इक्वलाइजर रिंग जो है हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं, यानी किस बाइंडिंग में यूज़ करते हैं। तो इक्वलाइजर रिंग बेसिकली हम लोग लैब बाइंडिंग में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोल रहा है, ईडी करंट जो होता है हमारा पोल शू के अंदर इंड्यूस होता है, ये क्यों होता है। ठीक है, किस कारण होता है, तो ये होता है रिलेटिव मोशन बिटवीन फील्ड एंड आर्मेचर। ठीक है, ईडी करंट क्या होता है, देखिए जब हमारा कोर होता है, जो कोर बना होता है, ये यहाँ पे हम लोग एक दूसरे से लैमिनेशन करते हैं ताकि हमारा ईडी करंट जो है कम से कम हो। अब देखिए, मैं आप लोग समझाता हूँ। मान लीजिए ये थिकनेस है हमारा, इस तरह का कोर है, और इस कोर के अंदर क्या होता है, हमारा एक करंट इंड्यूस होता है, और ये करंट को कोई पाथ नहीं मिलता है, यानी ट्रैवल करने के लिए कोई पाथ नहीं मिलता है, और इसी के अंदर ये रोटेट होते रहता है, जिसके कारण हमारा हीट होता है, हीट जनरेट होता है, और हीट जनरेट होने के कारण एक तरह का ये लॉसेस होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग ईडी करंट लॉसेस। ठीक है, और ये ज़्यादातर जैसे आप ट्रांसफार्मर का कोर पढ़िएगा, ठीक है, तो ट्रांसफार्मर का कोर जो होता है मिनिमाइज़ किया जाता है, तो यहाँ पे इस सेक्शन में जो हमारा इंड्यूस होता है ये होता है हमारा ईडी करंट लॉस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन है हमारा, आर्मेचर रिएक्शन ऑफ एन अनसैचुरेटेड डीसी मशीन। देखिए, आर्मेचर अनसैचुरेटेड डीसी मशीन में हमारा हमेशा क्रॉस मैग्नेटाइजेशन होता है, और इस टाइप का क्वेश्चन बहुत पूछा गया है एग्जाम में। देखिए, ये क्वेश्चन है हमारा, इन अ लेप वाउंड DC generator having P as number of poles and Z as number of conductors, the maximum number of equalizer ring, यानी एक हमारा डीसी जनरेटर है जिसके अंदर लेव वाइंडिंग किया गया है, और उसमें पी नंबर ऑफ पोल्स है और जेड नंबर ऑफ कंडक्टर है, तो इसमें इक्वलाइजर रिंग जो है हम लोग कितना यूज़ करेंगे। ठीक है, तो मैंने बताया आपको, इक्वलाइजर रिंग हम लोग बेसिकली लेव वाइंडिंग में यूज़ करते हैं। इक्वलाइजर रिंग का जो बेसिकली काम होता है, जब हम लोग पैरेलली ऑपरेट करते हैं दो जनरेटर को, या फिर मोटर आई मीन जनरेटर को, तो यहाँ पे हम लोग को बस बार में कांस्टेंट करंट मिले, यानी करंट का जो वैल्यू वो सेम मिले दोनों अल्टरनेट जनरेटर से, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इक्वलाइजर रिंग, और इसका वैल्यू होगा हमारा 2Z/P। ठीक है, 2Z/P, इससे हम लोग
निकालते हैं कि इक्वलाइजरिंग हमारा कितना लगेगा, ठीक है। जेड है नंबर ऑफ कंडक्टर और पी है नंबर ऑफ पोल ऑफ द डीसी मशीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है हमारा, बोल रहा है फॉर जनरेटिंग लार्ज करंट ऑन ए डीसी जनरेटर विच वाइंडिंग इज जनरली प्रेफर्ड। देखिए तो मैंने बताया आपको लार्ज करंट के लिए हम लोग लेफ वाइंडिंग यूज़ करते हैं और लेफ वाइंडिंग में हमारा हाई करंट और लो वोल्टेज होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है कम्यूटेटर सेगमेंट में जो इंसुलेटिंग मटेरियल यूज़ करते हैं वो किस चीज़ का बना होता है, तो ये होता है हमारा माइका, ठीक है। और इससे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि कम्यूटेटर में जो होता है हमारा क्या होता है, तो माइका इज हार्डर देन कॉपर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, माइका इज हार्डर देन कॉपर, यानी माइका हमारा हार्डर होता है कॉपर से। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है ब्रश के अंदर, यानी जो हम लोग का ब्रश होता है उसमें हम लोग किस मटेरियल का ये बना होता है, जो ब्रश होता है डीसी जनरेटर में वो किस मटेरियल का बना होता है, तो ये होता है कार्बन ब्रशेस, ठीक है। इसका कार्बन ब्रशेस बोलते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है हमारा डीसी जनरेटर का पोलरिटी रिवर्स करना होगा तो हम लोग किसको रिवर्स करेंगे, रिवर्सिंग द फील्ड करंट। तो इसका आंसर होगा ए, रिवर्सिंग द फील्ड करंट। फील्ड करंट का जो पोलरिटी है उसको रिवर्स करके हम लोग पोलरिटी ऑफ डीसी जनरेटर को रिवर्स कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारा आयरन लॉस, यानी जो डीसी मशीन के अंदर जो लॉसेस होता है उसमें से हमारा एक आयरन लॉस भी है और ये इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट लॉस, यानी इसका दूसरा नाम है कांस्टेंट लॉस। और इसमें आता है हमारा एडी करंट लॉसेस और हिस्टेसिस लॉसेस, ठीक है। एडी करंट लॉसेस जो होता है हमारा फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर पे डिपेंडेंट होता है और भी इसका थिकनेस हो गया, हमारा नंबर ऑफ टर्न्स हो गया, ठीक है। तो इस पे डिपेंड होता है, मटेरियल हम लोग किस तरह से यूज़ करें उस पर होता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि इस पे इंडिपेंडेंट है, तो ये होता है हमारा लोड, यानी लोड से इसको कोई मतलब नहीं है। लोड पे जो डिपेंडेंट लॉस है इसको हम लोग बोलते हैं कॉपर लॉस, ठीक है। ये हमारा होता है कॉपर लॉस और कॉपर लॉस हमारा ये है आई स्क्वायर आर लॉस है, इसको दूसरे नाम से बोलते हैं वेरिएबल लॉस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन है इन अ डीसी जनरेटर द पोल्स हु आर फास्टेंड टू द पोल कोर, यानी देखिए ये बोल रहा है ये जो हमारा पोल होता है, ठीक है, ये पोल है, ये पोल जो होता है हमारा ये पोल कोर से किस तरह से कसा हुआ रहता है, यानी किस तरह अटैच होता है। तो ये हमारा स्पेशल टाइप का नट आता है जिसको बोलते हैं काउंटर संक स्क्रू, ठीक है। ये स्क्रू यूज करके हम लोग इसको बॉडी के साथ अटैच करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें हम लोग वेल्डिंग नहीं करते हैं कभी भी, ठीक है। ये नट के थ्रू कसा हुआ रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन है एक मशीन है जिसके अंदर 4 पोल है, ठीक है। तो 4 पोल जो होता है हमारा कौन कौन सा होता है, सारा 4 पोल जो होता है नॉर्थ पोल होता है, नहीं बिल्कुल गलत है। अल्टरनेट पोल आर नॉर्थ एंड साउथ, देखिए तो इसका आंसर होगा बी, ठीक है। यानी यहाँ पे अगर नॉर्थ है तो यहाँ पे साउथ होगा, फिर यहाँ पे नॉर्थ है तो फिर यहाँ पे साउथ होगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग का पोल का जो होता है लोकेशन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन है हमारा कॉपर ब्रश। देखिए मशीन के अंदर यानी डीसी मशीन के अंदर हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का ब्रश यूज़ करते हैं। पहला होता है कार्बन ब्रश, ठीक है, दूसरा है ग्रेफाइट ब्रश, उसके बाद हम लोग एक और जो होता है टाइप से है कॉपर ब्रश, ठीक है। तो कॉपर ब्रश हम लोग वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे लो वोल्टेज लेकिन हाई करंट हम लोग को चाहिए होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारा डीसी जनरेटर के अंदर जो हम लोग का करंट इंड्यूस हो रहा है, यानी ईजी जो इंड्यूस हो रहा है, इसको हम लोग आउटपुट में किस तरह से सप्लाई लेते हैं, सॉलिड कनेक्शन लेकर के स्लिप रिंग के थ्रू या फिर कम्यूटेटर के थ्रू। तो हम लोग यहाँ से लेते हैं कम्यूटेटर के थ्रू, ठीक है। कम्यूटेटर जो होता है ये एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है और हम लोग डायरेक्ट वहाँ से डीसी को सप्लाई ले लेते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारा लेफ बाइंडिंग में, यानी इन अ लेफ बाइंडिंग द नंबर ऑफ ब्रशेस इज ऑलवेज, यानी लेफ बाइंडिंग में जो हम लोग ब्रश यूज करते हो कितना होता है, तो जितना हमारा नंबर ऑफ पोल होगा उतना ही नंबर ऑफ हमारा ब्रशेस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारा इन अ डीसी जनरेटर और नो लोड, यानी एक डीसी जनरेटर है और वो नो लोड पे है, इस पर कोई लोड नहीं दिया हुआ है। तो उसमें देखिए बेसिकली हमारा जो न्यूट्रल एक्सिस होता है और मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस और ज्योमेट्रिकली न्यूट्रल एक्सिस होता है, ये आपस में कॉन्साइड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन है हमारा इन अ डीसी मशीन द मैकेनिकल लॉसेस आर प्राइमरी फंक्शन ऑफ, देखिए मैकेनिकल लॉसेस में हमारा दो तरह का लॉसेस आता है। पहला है फ्रिक्शन लॉसेस, ठीक है, यानी जो बियरिंग ये सब यूज़ कर रहे हैं जिसके कारण हमारा फ्रिक्शन होगा, जिसको बोलते हैं फ्रिक्शन लॉसेस। और एक होता है विंडेज लॉसेस। तो देखिए विंडेज लॉसेस क्या है, ये है हमारा स्टेटर, ठीक है, और बीच में होता है हमारा रोटर, और इन दोनों के बीच में जो गैपिंग होता है इसको बोलते हैं हम लोग एयर गैप, ठीक है। तो एयर गैप के पास जो होता है यहाँ पे एयर, सिंपल सी बात है, वहाँ पे एयर होगा तो एयर जो होता है एज अ रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं हम लोग विंडेज लॉसेस, ठीक है। तो ये हमारा दोनों लॉस जब मिलता है तो इसको बोलते हैं मैकेनिकल लॉसेस, और मैकेनिकल लॉसेस जो होता है प्राइमरी स्पीड का होता है, ठीक है, यानी जितना ज़्यादा स्पीड होगा उतना ही ज़्यादा हमारा
मैकेनिकल लॉसेस होगा मशीन के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है जो कम्यूटेटर सेगमेंट होता है ये आर्मेचर कंडक्टर से किस तरह से कनेक्टेड होता है। तो ये हम लोग कॉपर लग्स की तरह यूज़ करते हैं और एक तरह का ये वायर होता है, आप देखे होंगे बाइक ये सब में जो वायरिंग करते हैं हम लोग, यहाँ पे ये देखिए इस तरह से फंसाने वाला होता है। और खासकर जब आप कभी बाइक का बैटरी खोले होंगे, जो बैटरी के ऊपर देखिए क्लिप होता है पॉजिटिव और नेगेटिव के ऊपर, उसको खींचिएगा तो वो डिस्कनेक्ट हो जाता है, उसी को बोलते हैं हम लोग कॉपर लग्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारा, बोल रहा है एक सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर है और एक सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर है। देखिए सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर मैंने बताया आपको, यहाँ पे हम लोग फील्ड में एक अलग से डीसी सोर्स देते हैं जिसके कारण हमारा एक फील्ड क्रिएट होता है। ठीक है, लेकिन सेल्फ एक्साइटेड में क्या होता है, ये लोड करंट यानी आईएल के ऊपर डिपेंडेंट होता है। जितना ज़्यादा हमारा लोड करंट होगा उतना ही ज़्यादा हमारा फ्लक्स क्रिएट होगा। तो इन दोनों में सबसे ज़्यादा मतलब क्या है, बेटर क्या है सेल्फ सेपरेटली एक्साइटेड। तो इसमें देखिए इसमें बेटर वोल्टेज कंट्रोल भी मिलता है, स्टेबल भी है, एक्साइटिंग करंट जो होता है इंडिपेंडेंट लोड के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है। तो इसका आंसर होगा डी, हैज़ ऑल ऑफ द एबव फीचर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है हमारा। ये बोल रहा है द ब्रशेस ऑफ ए डीसी मशीन आर मेड अप ऑफ, यानी जो डीसी मशीन के अंदर जो ब्रशेस होता है वो किस चीज़ का बना होता है। तो ये बना होता है हमारा कार्बन का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है। देखिए if B is the flux density and L is the length of conductor and V is the velocity of the conductor and the induced EMF, ये देखिए ये है हमारा रोटर। ठीक है, और इसके अंदर सिंपल ऐसे समझिए, ये नॉर्थ है ये साउथ है। ठीक है, और यहाँ से हम लोग का मैग्नेटिक फ्लक्स का जो लाइन होता है, लाइन ऑफ फोर्सेस होता है, ये सीधे रोटर के ऊपर मतलब कट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है ये जो रोटर के ऊपर जो फोर्स लगता है इसका वैल्यू कितना होता है। तो ये होता है हमारा बी एल वी, जहाँ बी है हमारा फ्लक्स डेंसिटी, एल है लेंथ ऑफ कंडक्टर यानी ये जो हमारा रोटर है, और वी जो है हमारा वेलोसिटी। ठीक है, तो उसका आंसर होगा ए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।